हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज आपके लिए एक क्विज क्वेश्चन है जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। तो बताइए किस देश की सरकार ने उनकी यहाँ की एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा है। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं हम। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मई 2020 में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है। तो बताइए वर्ल्ड बैंक की नई मुख्य चीफ इकोनॉमिक्स किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्मेन रेनहार्ट। कार्मेन रेनहार्ट को मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है वर्ल्ड बैंक का, और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और अभी तक ये हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं। और इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर केनेथ रोगफ के साथ मिलकर एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है दिस टाइम डिफरेंट 8 सेंटर्स ऑफ फाइनेंशियल फॉली। ठीक है, और अब थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ओके, और जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, और जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास। ठीक है, तो ये था हमारा इसके बारे में। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को परिचालन शुरू किया है। इसे कहाँ बनाया गया है। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस लोकोमोटिव के बारे में बता देता हूँ। तो इसका नाम है WAG-12। ठीक है, तो WAG-12 का मतलब पहले बता देता हूँ। तो WAG का मतलब है, W का मतलब है यहाँ पे वाइड या फिर ब्रॉड गेज। तो ये ब्रॉड गेज के लिए बनाया गया ये इंजन। और एक का मतलब है यहाँ पे AC, इलेक्ट्रिक है तो AC पे काम करेगा, तो इसलिए A का मतलब है AC। और G का मतलब है यहाँ पे गुड्स। तो ठीक है, तो जब भी आपको WAG लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि ये मालगाड़ी का लोकोमोटिव है। तो ये लोकोमोटिव किसके लिए बनाया गया है, मालगाड़ी के लिए। और जब भी आपको WAP लिखा हुआ मिले तो वहां पर P का मतलब हो जाएगा पैसेंजर। तो WAP का मतलब हो जाएगा कि वो लोकोमोटिव किसके लिए बनाया गया है, पैसेंजर ट्रेन के लिए बनाया गया है। तो और आगे जो भी संख्या लिखी होती है इनके आगे, उस संख्या का मतलब होता है कि कितने हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है वो। तो ये इसका मतलब हो जाएगा WAG-12 का मतलब है कि ये 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है। और G का मतलब गुड्स के लिए बनाया गया है, इसका मतलब ये मालगाड़ी का इंजन है। तो ये तो हमारा इसके बारे में हो गया। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लोकोमोटिव चलेगा। और ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, पर इसको फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम द्वारा भारत में ही बिहार में रेलवे की मधेपुरा फैक्ट्री में बनाया गया है। ओके, तो मधेपुरा की रेलवे की फैक्ट्री में इसको बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा। ओके, इस लोकोमोटिव को पहली बार यूपी में दीनदयाल उपाध्याय और शिवपुर स्टेशनों के बीच कमर्शियल यात्रा के लिए चलाया गया है। और अब थोड़ा सा मैं आपको यूपी के बारे में बता देता हूँ। तो जो यूपी के जो CM है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और यूपी के गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और यूपी के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है, वो यहाँ पर प्रमुख बांध है जो कि किस पर बना हुआ है, जो कि रिहान नदी पर बना हुआ है। तो ये था हमारा दूसरे सवाल के बारे में। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर के 100% सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो कौन से राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ओडिशा में है ये कोणार्क सूर्य मंदिर। ओके, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए की सहायता देने को कहा है। इस योजना के तहत क्या होगा कि 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और विभिन्न ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोग जैसे कि सोलर ट्रीज, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क और ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट जो कि बैटरी स्टोरेज के साथ में लगाए जाएंगे। और ये सब काम किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये सब काम किया जाएगा ओडिशा की रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि कोणार्क को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करना। तो कोणार्क को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करना ही इस योजना का उद्देश्य है। और ओडिशा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ओडिशा के अंदर यहाँ पर एक
हीराकुंड डैम है जो कि किस पर बना हुआ है, महानदी पर बना हुआ है। और यहाँ पर भीतरकनिका नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पर सिंपलीपाल नेशनल पार्क भी है, और यहाँ की एक फेमस झील है जिसका नाम है चिल्का झील। और जो ओडिशा के सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक, और ओडिशा के गवर्नर है गणेशी लाल। तो ये हमने इस क्वेश्चन के बारे में पता कर लिया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया है? तो बताइए किस राज्य में मी अन्नपूर्णा जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इस योजना की पहल किसने की थी? तो इस योजना की पहल इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा की गई है, और ये योजना कोरोना वायरस से प्रभावित किसानों के कल्याण के लिए लॉन्च की गई है। और अब थोड़ा सा मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दूं, तो महाराष्ट्र के सीएम है उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ पर संजय गांधी नेशनल पार्क है, ताड़ोबा नेशनल पार्क है, और गुगामल नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड के तहत योगी आदित्यनाथ ने निम्नलिखित में से किसे 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी है? तो बताइए योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप फंड के तहत किसको 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त सौंपी है? तो ये है ये है योगी आदित्यनाथ जिनकी फोटो। और किसको पहली किस्त सौंपी है 15 करोड़ रुपए की? तो वो सौंपी है सिडबी को। अब सिडबी की फुल फॉर्म में आपको बता दूं, तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सरकार का ये कदम रोजगार उत्पन्न करने को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर राज्य सरकार और सिडबी के बीच में समझौता हुआ है। तो किस उद्देश्य को ध्यान में रखकर समझौता हुआ है? कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है, इस कदम को की वजह से वहां पर रोजगार उत्पन्न होंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर दोनों के बीच में समझौता हुआ है। अब मैं आपको सिडबी के बारे में बताता हूँ। जो सिडबी है इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिडबी। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, जो भी चाय लवर है वो बताइए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 21 मई। ठीक है, इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2019 में अपनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की अगर पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 21 मई, और अगर राष्ट्रीय चाय दिवस की पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि किस जिला प्रशासन द्वारा पैदल श्रमिकों की थकाऊ यात्रा को आसान बनाने के लिए तत्पर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो बताइए, जो तत्पर कार्यक्रम है वो किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है रांची जिला प्रशासन द्वारा। तो इस कार्यक्रम के तहत क्या हुआ कि जो अधिकारी है वो नेशनल हाईवे और दूसरे रोड पर चलने वालों की जानकारी इकट्ठा करेंगे ताकि उन्हें परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। ठीक है, तो उनकी जानकारी इकट्ठा करके उनके लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और उनको उन्हीं परिवहन से जहां भी वो जाना चाहते हैं वहां भेजा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। हमारा अगला सवाल है कि मई 2020 में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो बताइए आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है 21 मई को। ठीक है, तो 21 मई को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी, उनकी पुण्यतिथि भी है। तो इसी दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में उनके बेटे राजीव गांधी को भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक है, तो भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? राजीव गांधी। तो इन्हीं की पुण्यतिथि के दिन आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 मई को। हमारा अगला सवाल, मई 2020 में रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है? तो बताइए कितनी रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी है रक्षा मंत्रालय द्वारा? तो यहाँ पर दी गई है 26 वस्तुओं को मंजूरी दी गई है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने अब तक 127 रक्षा वस्तुओं को एनलिस्टेड किया था, और जिसमें से कि 26 की खरीद को मंजूरी दे दी है, और जो स्थानीय सप्लायर है उनको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 को मंजूरी दे दी है, बाकी कोई बाद में मंजूरी दे दी जाएगी।
हमारा अगला सवाल, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM, जिसकी फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने की थी? तो यहाँ पर जो फोटो दी गई है ये है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, ठीक है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो बैठक की अध्यक्षता अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सिरालियोव ने की, ठीक है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब है कि इसमें वह सब देश शामिल हैं जो कि बड़ी शक्ति के साथ नहीं है और न ही बड़ी शक्ति का विरोध करते हैं। अगर सीधा सा मतलब मैं कहूँ तो आत्मनिर्भर देश ही इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? यहाँ पे अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित प्रसव के लिए के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो बताइए, दीदी वाहन सेवा शुरू किन्होंने शुरू किया है? कौन से मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में ये वाहन सेवा शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई? झाबुआ जिले में। और ये पूरी तरह से फ्री है। महिलाएं अपनी बचत से जो ब्याज मिलता है उसी से इसका खर्च वहन कर रही है। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई? झाबुआ जिले में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मई 2020 में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो बताइए किस वर्ष तक इसको बढ़ा दिया गया है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो कि पेंशन योजना है, इसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2023 तक, ठीक है। पहले ये 2020 तक थी और इस योजना को LIC द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था इस योजना को? LIC द्वारा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत MSME को बैंकों से कितने प्रतिशत तक की ब्याज दरों पर आपातकालीन ऋण की गारंटी मिलेगी? तो बताइए कितने प्रतिशत की ब्याज दरों पर MSME को लोन मिलेगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। ये कोरोना वायरस के प्रभाव में जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम थे उनकी उस क्षेत्र को मदद करेगा। इस योजना के माध्यम से MSME को बैंकों से 9.25% तक की ब्याज दरों पर इमरजेंसी लोन मिलेगा। तो किसको मिलेगा लोन? MSMEs को। कहाँ से मिलेगा? बैंकों से मिलेगा। कितनी प्रतिशत की ब्याज दर पर? 9.25 की ब्याज दर पर लोन मिलेगा। किसके तहत? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत MSMEs को बैंकों से 9.25% की ब्याज पर लोन मिलेगा। हमारा अगला सवाल, निम्न में से किसके साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने अपना स्वयं का तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भागीदारी की है? तो बताइए किसने भागीदारी की है? तो इसका आंसर तो है डॉट पे, ठीक है। और ये उन्हें डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल चुकाने और संपर्क रहित भोजन के लिए ऑनलाइन भुगतान में सक्षम करेगा, ठीक है। और अब थोड़ा सा डॉट पे के बारे में बता देता हूँ। तो डॉट पे एक गुड़गांव आधारित ऑनलाइन टू ऑफलाइन कमर्शियल प्लेटफॉर्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट पे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मई 2020 में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी की कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो बताइए, ये अमेरिकी डॉलर मिलियंस में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो UNRW है इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ठीक है। और यहाँ पर कितने डॉलर की सहायता देने की घोषणा की गई है? तो 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने को बोला है। तो हमारा अगला सवाल, निम्न में से किस कंपनी ने डिजिटल मोटर कवर के लिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? तो बताइए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ में समझौता किसने किया है? तो यहाँ समझौता किया गया है फ्लिपकार्ट द्वारा। ओके, तो इससे यह होगा कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर फ्लिपकार्ट ऐप का यूज करके मोटर बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट का ऐप का यूज करके ही आप मोटर बीमा पॉलिसी को खरीद सकते हैं। इस समझौते से ये आपको फायदा मिलेगा। ओके, और अब मैं फ्लिपकार्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है? तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और फ्लिपकार्ट को लेकिन अब वॉलमार्ट द्वारा खरीद लिया गया है। तो वो फ्लिपकार्ट के 82% शेयर किसके पास है? वॉलमार्ट के पास है। तो
इसका सीधा सा मतलब ये कह सकते हैं हम कि जो फ्लिपकार्ट की ओनरशिप है वो वॉलमार्ट के पास है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम शुरू किया है? तो बताइए, ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम शुरू किस यूनिवर्सिटी ने फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से शुरू किया है? तो वो शुरू किया गया है IGNOU द्वारा। अब IGNOU की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसके द्वारा लाइव सेशन के माध्यम से, फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, ठीक है, एमए हिंदी कार्यक्रम को। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जैव विविधता के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, विश्व जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस हर साल मनाया जाता है 22 मई को। ओके, तो इस साल की जो थीम रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई है कि आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। ओके, तो इसका मतलब यही है कि अगर हमें मानव जाति को बचाना है तो जैव विविधता को संभाल कर रखना होगा, ठीक है। तो अगर मानव जाति को बचाना है तो जैव विविधता को संभाल कर रखना होगा और सबको जागरूक करना होगा इसके बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मोकेत्सी मोहरो ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बताइए, मोकेत्सी मोहरो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने शपथ ली है लेसोथो के प्रधानमंत्री के रूप में, और ये इनकी फोटो है। और मैंने आपको लेसोथो के बारे में कल भी बताया था। और लेसोथो की राजधानी के बारे में बात करूँ तो लेसोथो की राजधानी है मासेरू। ओके, क्या है लेसोथो की राजधानी? मासेरू। और यहाँ, और ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेसोथो लोटी। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि त्साई इंगवेन को किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो बताइए, ये इनकी फोटो है त्साई इंगवेन की। इनको किस राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई है? तो इनको शपथ दिलाई है ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में नाडा ने किस पावर लिफ्टर को बैन किया है? तो बताइए, नाडा ने किस पावर लिफ्टर को बैन किया है? तो इन्होंने बैन किया है सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इन दोनों को इन्होंने बैन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब मैं आपको नाडा की फुल फॉर्म बता देता हूं। तो नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो बताइए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। ओके, तो यह योजना 21 मई 2020 को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू की गई है। ओके, इसका उद्देश्य कोरोना महामारी की वजह से जो मंदी आई है उससे निपटना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो इसका शुरुआत किसने की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो यहाँ पर 5100 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा इस योजना के तहत। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी है। योजना कितने वर्षों की अवधि के दौरान लागू की जाएगी? तो बताइए, योजना कितने वर्षों की अवधि के दौरान लागू की जाएगी? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना का उद्देश्य मत्स्य विभाग के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है, ठीक है। तो सीधा सा मतलब कहें तो इसका उद्देश्य सेम यही, सीधा सा यही है कि ब्लू रिवॉल्यूशन लाना है, ठीक है। किसके माध्यम से? इस योजना के माध्यम से ब्लू रिवॉल्यूशन लाना है। तो इस योजना को 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से लागू किया गया है। ओके, और ये 5 वर्षों की अवधि के दौरान लागू होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। हमारा अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पुस्तिका मई 2020 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा तैयार की गई है? तो बताइए, CBSE द्वारा कौन सी पुस्तिका तैयार की गई है? तो हमारे सामने ऑप्शन है साइबर सेफ्टी हैंडबुक, इन परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस अ हैंडबुक ऑफ फॉर प्रिंसिपल्स, या फिर तीसरी 21st सेंचुरी स्किल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है, इन बुक्स को MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। ओके, तो इन बुक्स में शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपाय शामिल है। कौन से उपाय शामिल है? कि जो शिक्षा के मूल्य आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा उठाए गए उपाय शामिल है, और इसको जारी MHRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने मौजूदा NDMA GIS पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित की है।
तो NMIS में M क्या है? तो पहले NMIS की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर M की फुल फॉर्म हो जाएगी माइग्रेंट। ओके, ये सिस्टम अधिकारियों के अतिरिक्त काम किए बिना जल्द कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। तो इसका आंसर था हमारे पास में, क्या था इसका आंसर हमारे पास में? माइग्रेंट। M का मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइग्रेंट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।